धन्यवाद। आज आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान डॉक्टर बिंदु शर्मा हैं, जो हमारे साथ पीसीओएस के बारे में बात करेंगे, पीसीओएस इन होम्योपैथी के बारे में। डॉक्टर बिंदु शर्मा जी से आज बहुत दिनों के बाद मैं फेस टू फेस हूँ। अक्सर हम लोग सब सेंट्रल काउंसिल में थे तो सीसीआरएस जाया करता था, तो मैडम से मुलाकात हुआ करता था। और मैं आप सबों को बता दूं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, है ना, रिटायर हो जाने के बाद पे घर बैठ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बिंदु शर्मा जी ऐसी महिला हैं जो रिटायर होने के बाद एक्टिव, और जो काम वो अपने कार्यकाल में कर रही थी, जो काम अपने समय में कर रही थी, वो आज भी कर रही है। ये क्या बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं बिंदु शर्मा जी के विषय में बताना चाहूंगा। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के पद से ये रिटायर की हैं, और 1987 से लेकर के पिछले 2021 तक वो सीसीआरएस में रही है। और वहाँ पर इन्होंने काफी कार्य किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। और आप को पता होगा कि बहुत सारे रिसर्च स्टडी होते रहते हैं, जिसमें कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लासिया, डायबिटिक डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, ओरल लाइकन प्लेनस और रेस्पिरेटरी सिक्वेली ऑफ द कोविड पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ आपको पता होगा कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो है तो एक पत्रिका निकालती है IJARO, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो अपने कार्यकाल में ये उस पत्रिका का इनके मार्गदर्शन में काफी हुआ, और आज ये एक इंटरनेशनल का पहला पीयर रिव्यू जर्नल है होम्योपैथी के क्षेत्र में, जिसके छपे हुए लेख को मान्यता दी जाती है। और इसके साथ में इन्होंने बहुत सारे काम किए। रिटायर होने के बाद में भी ये एक्टिव रही है, और काफी सोशल वर्क के साथ साथ रिसर्च वर्क से जुड़ी रही हैं। और ये डॉक्टर अभी जो हाल में ही इन्हें इंटरनेशनल जर्नल है होम्योपैथी लिंक, और उसकी भी ये चीफ एडिटर के रूप में काम कर रही है। मैं एक पुस्तक आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप सभी इस पुस्तक को देखिए। ये पुस्तक आप दिखलाई पड़ रहा है? ये नहीं दिखाई डॉक्टर बिंदु शर्मा जी का लिखा हुआ है। और ये कोविड का पूरा जो इन्होंने क्लास कंडक्ट किया था, ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के इस पुस्तक को प्रकाशित किया। काफी अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव ये बुक है। तो हम इस शब्दों के साथ में मैं कहूँगा कि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ओपन माइंडेड, हर एक चीज को एक्सेप्ट करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये ओपन टू द सिचुएशन है, और क्लासिकल होम्योपैथी के प्रति इनका रुझान रहा है। और इसी कारण से इनका जो क्लासिकल होम्योपैथी के कारण इनकी इस क्षेत्र में इनका काफी नाम हुआ है। तो मैं इसके साथ में डॉक्टर बिंदु शर्मा जी का स्वागत करता हूँ इस मंच पर। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, तो इन्होंने हम लोगों का आमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और मैं इसके साथ में मैडम से निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। और मैडम को प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं उनके पीपीटी को अभी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर सानी साहब का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन इन होम्योपैथी के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया ताकि इनपुट्स शेयर कर सकूं। और दूसरी बात ये है, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द persons, all the doctors, all the homeopathic physicians who are attending this meet. So धन्यवाद मुझे मेरा स्वागत करने के लिए, और धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। So let's begin. This is my first slide. So इसमें तो मेरा इंट्रोडक्शन ही है। और आज का ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीसीओएस। आज का टॉपिक मैंने इसलिए ये चुना है क्योंकि ये डिजीज जो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये डिजीज
बहुत ही प्रेवलेंट होता जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी एक डीप रूटेड बीमारी है, या जिसको एलमेंट हम कह सकते हैं, ये इतनी डीप रूटेड है कि ये टीनेज से लेके, यानी कि जब लड़की प्यूबर्टी पे होती है, एडोलेसेंस में होती है, तब से लेके मीनोपॉज तक एंड पोस्ट मीनोपॉजल स्टेट में भी इसके जो रेपरकशंस होते हैं। तो इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और होम्योपैथिक फिजिशियन के पास इसके बहुत ज्यादा केसेस आने लगे हैं। तो इसलिए उनको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि पीसीओएस क्या होता है, कैसे होता है, पैथोजेनेसिस क्या है इसका, और अल्टीमेटली हमें इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इसकी इटियोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी, इसका पैथोजेनेसिस और इसका साइंस एंड सिम्टम्स को हम देखें, समझें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, ताकि हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो एडोलेसेंस में आए, चाहे वो प्रेगनेंसी में आए, चाहे वो मीनोपॉज की स्टेट में आए, और जिसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरह से उसको हर स्टेज में होम्योपैथिक फिजिशियन ट्रीट कर सके। नाउ ये एक लाइफस्टाइल डिजीज, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन करके हम पीसीओएस की ये जो बीमारी है इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और लेडीज को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको एम्पावर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एडोलेसेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या जाते हैं, क्योंकि देखा कि लड़की के फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, हर्स्यूटिज्म जिसको हम बोलते हैं, और ये हेयर ग्रोथ हो रही है, बड़े बड़े एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, जो कि सिस्टिक भी हो जाते हैं कई बार, इतने मोटे मोटे, और यहाँ तक कि उनमें घाव होके निशान भी पड़ने लगते हैं। तो वो इसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से है, तो वो बच्चे को एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं। फिर जब वो हिस्ट्री लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक अंडरलाइंग हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से बच्ची को पिंपल्स निकल रहे हैं, उसके फेस पे और बॉडी पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ हो रही है। तो मैं इस फोरम के माध्यम से होम्योपैथिक फिजिशियंस को ये समझाना चाहती हूँ कि टोटलिटी में हमें पेशेंट को देखना चाहिए, और उसके सारे सिम्टम्स देख के उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको हम ठीक से ट्रीट कर सकें। अब बात हो रही थी कि पेरेंट्स ले जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे एडोलेसेंट एज में, यानी कि जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं लड़की के अंदर, तो उस समय उसको पीरियड्स की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है वो हर महीने नहीं आ रही है, या बीच में गैप हो रहा है, या जल्दी आ रही है, या लेट आ रही है। तो इस तरह की इरेगुलरिटी के मद्देनजर पेरेंट्स उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाते हैं, या एकदम बच्ची का वेट गेन होने लगा, ओबेसिटी हो गई, तो वो उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाते हैं कि भाई देखिए आप इसके लिए कोई डाइट सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका तो एकदम से वेट गेन हो रहा है। लेकिन they hardly go to an endocrinologist for this complex ailment। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो
पीसीओएस की तकलीफ है या ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, डिजीज है, ये एक एंडोक्राइनोलॉजी का विषय है। तो आपको जब आप हिस्ट्री लेते हैं और एक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके पास लेके आए हैं जिसको पीरियड्स में इरेगुलरिटी है या हर्स्यूटिज्म है या एकदम रैपिड वेट गेन हो रहा है, तो आपके दिमाग में एकदम अलार्म बज जाना चाहिए कि ये पीसीओएस हो सकता है। लेकिन अगर इरेगुलर मेंसेस है, हाइपर एंड्रोजनिज्म है जैसे कि हर्स्यूटिज्म, एक्ने और वेट गेन, तो ये आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि पीसीओएस उस बच्चे को हो सकता है। अब पीसीओएस जो है ये एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है और जैसे मैंने बताया कि ये एक एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस अंडरलाइंग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सब फर्टिलिटी का। अब देखिए एडोलेसेंट एज में तो क्या हुआ कि बच्चे के फेस में हेयर ग्रोथ होने लगी, उसके बड़े बड़े पिंपल्स होने लगे, उसको रैपिड वेट गेन होने लगा, तो एक नेगेटिव बॉडी इमेज डेवलप हो जाती है और इस वजह से उसको रहने लगती है, उसको डिप्रेशन रहने लगता है कि मैं बाहर कैसे जाऊं, मेरे फेस पे इतनी फेशियल हेयर ग्रोथ है, बच्चे मुझे तंग करेंगे, बच्चे मुझे छेड़ेंगे, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वो बाहर भी जाने में डरने लगती है। तो इसलिए उसको एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्किन की तो हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है ही और इरेगुलर मेंसेस की भी प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गई एडोलेसेंस में पीसीओएस की तकलीफ के सिम्टम्स। अब जब लड़की अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाती है, जैसे उसकी शादी हो गई और फिर अब रिप्रोडक्टिव लाइफ उसने एंजॉय करनी शुरू करी, तो उसके बाद में पीसीओएस जो है ये कारण बनता है सब फर्टिलिटी का, यानी कि वो इजीली कंसीव नहीं कर पाती है या इनफर्टिलिटी का। कई लोगों में तो ये इनफर्टिलिटी का भी कारण है। और फिर ये एक बहुत बड़ा कारण है जेस्टेशनल डायबिटीज का, यानी कि डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा that it has multiple ramifications through whole of the life of a woman, right from adolescence to postmenopausal age. अब मीनोपॉज में क्या होता है, हमने रिप्रोडक्टिव लाइफ डिस्कस कर ली, हमने एडोलेसेंस डिस्कस कर ली, अब हम चलते हैं मीनोपॉज में। मीनोपॉज में पीसीओएस की वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि पीसीओएस में अंडरलाइंग ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, तो इसकी वजह से ये प्रीडिस्पोज करता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को। प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज और आफ्टर मीनोपॉज या ड्यूरिंग मीनोपॉज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, hypertension, anxiety, depression, and especially endometrial carcinoma. So, इतने सारे इसके ramifications हैं, तो इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उसको पीसीओएस कब कैसे डायग्नोज करना है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। Now, adolescent girls जिनको सिर्फ irregular menses हैं, लेकिन उनको hirsutism नहीं है, मतलब फेस पर फेशियल हेयर नहीं आए हैं, उनको हम कहते हैं, उनको हम डायग्नोज करते हैं at risk of PCOS, यानी कि अभी उनको पीसीओएस नहीं है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपरली नहीं कराया गया तो ग्रेजुअली वो पीसीओएस में कल्मिनेट कर सकता है। So this is the importance of understanding PCOS. Now अब हम जानेंगे कि PCOS होता क्या है। हम PCOS कह रहे हैं। PCOS means polycystic ovarian syndrome. Now ये एक complicated multi-system ailment है। इसका असर
बॉडी के हर पार्ट पे होता है, स्किन पे होता है, ये हर्सुटिज्म कर देता है, एक्ने कर देता है। देन ऑन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए ये प्रीडिस्पोज करता है। और हमने पहली स्लाइड में देखा कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। इट फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास पेरेंट्स को अपने बच्चे को लेकर के जाना चाहिए अगर ये 3 सिम्टम्स जो हम आगे देखेंगे, जो रेड फ्लैग साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो वो हम नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के बाद में देखेंगे, कि अगर ये वाले 3 सिम्टम्स किसी कोई पेरेंट अपने बच्चे के अंदर नोटिस करता है तो उसको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। Now, increasingly diagnosed in adolescent girls and young women, मतलब जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस जो है वो एक्टिवेट होता है, उस समय जब मेंसेस आने शुरू होते हैं, मिनार्की होती है, जब लड़की में प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, उस समय ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट होती है और उस समय ये डायग्नोज किया जाता है पीसीओएस। आजकल तो इसका अलार्मिंग मतलब प्रेवलेंस हो गया है। Teenagers in India have a reported prevalence from 9.13 to 36%. इतनी ज्यादा इसकी प्रेवलेंस हो चुकी है and that has set alarms bell ringing amongst the medical fraternity कि हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। We will come to the causes of this later on. The exact cause of PCOS is not known. The underlying issue is hormonal imbalance, जो मैंने पहले भी बताया, that leads to irregular menstruation, anovulation और oligoanovulation. इसको हम 2 शब्दों में बोलते हैं, या तो हम कहेंगे anovulation मतलब फॉलिकल्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा, परंतु ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, अंडा नहीं बन रहा है, एंड या सब ओव्यूलेशन भी बोलते हैं इसको, ओलिगो एनोव्यूलेशन भी बोलते हैं, यानी कि कोई एक आधा कभी कभी बन जाता है। ओलिगो मींस लेस, हाइपो, एंड एक्सेस एंड्रोजन एक्टिविटी इसके अंदर होती है। नाउ साइंस, सिम्टम्स एंड सिवियरिटी दे कैन वेरी फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, एंड हियर lies the fact that why it should be treated very successfully with homeopathy, because no 2 individuals are alike. So this PCOS condition, this is a perfect candidate for treatment with homeopathic intervention. Now, hormonal modulation, blood glucose regulation, weight control, healthy dietary practices, and improved standard of living, they are some of the focal points जिस पे हमें focus करना चाहिए और इसको treat या manage करना चाहिए। Exact cause हम अभी तक PCOS का नहीं जानते हैं। Now, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, फिर रेमिफिकेशंस होते होते ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी बन गया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बन गया, ठीक है, क्योंकि ये डायबिटीज को प्रीडिस्पोज करता है, हाइपरटेंशन को प्रीडिस्पोज करता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ को अफेक्ट करता है। सो इट इज अ मल्टी सिस्टम एलिमेंट। सो हमें कैसे कैसे देखने को मिलेगा एडोलेसेंस में, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अगर किसी बच्चे को पीसीओएस हो रहा है तो उसकी फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, उसके फेस पे एक्ने हो जाएंगे, रैपिड वेट गेन होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, एंड देयर मे बी हाइपर इंसुलिनीमिया बिकॉज देयर इज ग्लूकोज intolerance. There is glucose intolerance and therefore hyperinsulinemia. आगे हम देखेंगे कि कैसे ओबेसिटी भी प्रीडिस्पोज करती है हाइपर इंसुलिनीमिया को। एंड देन बच्चा क्योंकि अपने फेस पे देखता है कि मेरे तो बहुत हेयर ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, एंजाइटी डेवलप कर लेता है। देन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्री कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? हर्सुटिज्म तो रहेगा ही,
acne, obesity, dyslipidemia, infertility ड्यू टू ओलिगो और एनओव्यूलेशन। ये मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि इसमें एनओव्यूलेशन होती है या ओलिगो एनओव्यूलेशन होती है तो इस वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दीज लेडीज और यंग वुमेन दे सफर फ्रॉम सबफर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। देन जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लैम्प्सिया, प्री टर्म बर्थ, depression and anxiety and type 2 diabetes mellitus। तो ये सारी problems जो हैं ये प्री कंसेप्शन पीरियड में और प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद पेरी एंड पोस्ट मीनोपॉज में क्या क्या देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। नाउ रेड फ्लैग साइंस क्या है? किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को, एज अ पेरेंट टू, what are the red flag signs? Amenorrhea of more than 3 months या irregular menses. Exclude the pregnancy in case of amenorrhea, hirsutism, unwanted hair growth, weight gain during puberty. Now एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्यूबर्टी पर जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है छोटी बच्चियों में तो 1 साल तक अगर एक बार उसको पीरियड्स आए तो 1 साल तक अगर नहीं भी आए तो इग्नोर कीजिए, बिकॉज पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस जब एक्टिवेट होता है तो इट इज नॉर्मल कि 1 साल तक ना भी पीरियड्स आए तो एक बार शुरू होने के बाद। लेकिन अगर 3 साल तक ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि पीरियड्स कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी 21 दिन से पहले ही आ जाते हैं, कभी 35 दिन तक नहीं आते हैं, कभी 90 दिन तक नहीं आते हैं, तो इस तरह की अगर इरेगुलरिटी देखने में आती है तो उसी समय उसको दिखाएं। लेकिन प्यूबर्टी के 3 साल तक अगर ये प्रॉब्लम चलती है तो नाउ 10 signs and symptoms of polycystic ovarian syndrome वैसे मैंने enumerate कर चुकी हूँ लेकिन just for revision, irregular periods, acne, weight gain, absence of menstruation या irregular menstruation, excessive facial and body hair, high blood pressure, hair thinning and loss कि सिर के बाल तो गिरने लगेंगे और बाकी सारी बॉडी पे जहां बाल नहीं चाहिए वहां पे बाल आने लगेंगे। Abnormal skin discoloration on chest, on neck, on face, and stress, anxiety, and depression. So these are the main 10 cardinal symptoms of polycystic ovarian syndrome. Now अब हम समझेंगे कि ये पैथोजेनेसिस PCOS का किस तरह से होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक रिप्रोडक्टिव डिजीज है with metabolic consequences and has multifarious ramifications on all parts of the body. In 80 to 90% of women, insulin resistance is in the background. तो इसलिए conventional system of medicine में इसको metformin से भी treat किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। Now, since there is an interplay of genetic and environmental factors, so frequently a family history of diabetes is often found coexisting. Then obesity, ये एक vicious circle बन जाता है कि एकदम पेशेंट ने वेट गेन किया and obesity is a leading cause of insulin resistance और insulin resistance की वजह से उसके ब्लड में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा बच्चे के ब्लड में and ultimately diabetes. Research studies show that 30 to 33% of young girls suffering from obesity, they have PCOS. So obesity, PCOS का और insulin resistance का आपस में एक बहुत ही इंटरप्ले रहता है और बहुत ही एसोसिएशन साथ में रहती है, जिस वजह से PCOS जो है वो और फर्दर डेवलप होता जाता है और कॉम्प्लिकेट होता जाता है।
नाउ अब हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी प्यूबर्टी पीसीओएस की। नाउ प्यूबर्टी में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो अवेकन होती है एंड इट सिक्रीट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। एंड जब इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट रिजल्ट्स, and increased insulin resistance that that leads to hyperinsulinemia, and that again affects the ovaries. More androgens are produced and leading to hyperandrogenism. Now अब हम देखते हैं कि 5 फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो PCOS को कॉज करते हैं। Though the exact cause, I've already told you that exact cause is not known, but unknowingly you are creating a perfect environment for PCOS. जैसा मैंने पहले कहा कि लाइफस्टाइल डिजीज भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि आजकल हमने जैसा लाइफस्टाइल अपनाया है कि हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं, हम घूमने नहीं जाते हैं, हम खेलने नहीं जाते हैं, जो मतलब जो टीनेजर बच्चे हैं खेलना पसंद नहीं करते हैं, दे हैव बिकम काउच पोटैटोज। काउच पोटैटोज मतलब कि बिस्तर पे ही सब कुछ चाहिए, खाना, चिप्स खाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कार्टून्स देखते रहेंगे, एंड देयर इज लैक ऑफ एक्टिविटी, lack of exercise, and so they suffer from such type of lifestyle diseases like PCOS. But there is a silver lining, there is a good news that we can reverse it by appropriate lifestyle changes. Okay, so now 5 factors जो मैं आपको बता रही थी कि जो cause कर सकते हैं PCOS, वो क्या है? weakened immune system, because हम जंक फूड पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खाते हैं, हम ज्यादा चिप्स खाते हैं, हम कोक पीते हैं, और इस वजह से हम हाईली एसिडिक डाइट लेते हैं, and therefore we have weakened immune systems. Now nutritious diet and supplements, they boost our immunity to some extent, and therefore जो वीकेंड इम्यून सिस्टम है वो प्रीडिस्पोज करता है PCOS. नाउ बैड डाइटरी चॉइसेस, हम नेचुरल फूड नहीं खाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हम सिंथेटिक फूड पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दुनिया भर के जंक फूड्स होते हैं, एंड हम क्या कर सकते हैं इसको कम्बैट करने के लिए? स्विच टू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फूड्स। Then accumulation of toxins, जैसे मैंने बताया कि preservatives वाली हम चीजें खाते हैं कि जिसमें sauces हैं तरह तरह की, and then these slices हैं, pineapple slices, apple slices, and there is a wide array of these available things. So stop eating junk foods. So I'm telling you कि क्या क्या इसके 5 फैक्टर्स जो एक हेल्प कर सकते हैं PCOS को बढ़ाने में, एंड हाउ टू कॉम्बैट देम। नाउ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया दैट देयर इज एन इंटरप्ले बिटवीन द जेनेटिक टेंडेंसी एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गए कि हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, एंड बैड डाइटरी चॉइसेस हैं हमारी। और जेनेटिक टेंडेंसी क्या है? जेनेटिक टेंडेंसी है कि मैंने पहले बताया दैट it has been found in studies that diabetes mellitus is found coexisting with the PCOS complaint. And so genetic tendency ने तो cause किया और ऊपर से environment ने उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, and lack of exercise की वजह से insulin resistance बढ़ गया and obesity हो गई। obesity की वजह से insulin resistance और multiply होता जाता है, बढ़ता जाता है, and it ultimately leads to PCOS. So these are the 5 factors, but
The good news is that you can reverse it by appropriate lifestyle changes. आप exercise करें, आप junk ना खाएं, आप थोड़ी बहुत activity करें. Try to keep happy. And genetic predisposition को हमारी होम्योपैथी में टच करने की बहुत बड़ी पावर है. We have anti-miasmatic remedies which can touch your genetic background. If not completely alter it, but they can touch it and they can remove that layers of miasms which are underlying and causing that hormonal imbalance and this multi-system complex endocrinal and reproductive disease. अब हम PCOS को डायग्नोज कैसे करते हैं? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी और इसमें एम्फेसाइज करना चाहूंगी that PCOS is a diagnosis of exclusion. आपको बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूड करने पड़ेंगे in order to arrive at the PCOS diagnosis, because इसके symptoms में इतनी ambiguity होती है that and lack of consensus over how best to treat it, PCOS is often a challenging condition and to diagnose and to treat. Now, 1990 में there was NIH criteria, that is National Institute of Health and National Institute of Child Health and Human Disease. उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि हम इस तरह से PCOS को डायग्नोज करेंगे. सर 1990 में National Institute of Health and National Institute of Child Health and Human Disease उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है 1990 कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, मतलब टीनेज गर्ल्स में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, जैसे कि जिससे फेशियल हेयर ग्रोथ होती है और एक्ने आते हैं, एंड बाकी इटियोलॉजीज जिसकी हम आगे बात करेंगे, अगर आपने उनको एक्सक्लूड कर लिया तो इसका मतलब बच्चे को PCOS है. लेकिन फिर 2003 में एक रॉटरडैम क्राइटेरिया आया जिसमें menstrual irregularity, hyperandrogenism, and third criteria था ultrasound of the pelvis showing polycystic ovaries and exclusion of other criteria, other etiologies. So रॉटरडैम में उन्होंने कहा कि अगर इन 3 कंडीशंस में से 2 भी प्रेजेंट होती हैं और हम बाकी इटियोलॉजीज को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हम PCOS को डायग्नोज कर सकते हैं. फिर 2006 में AES यानी कि एंड्रोजन सोसाइटी ऑफ एंड्रोजन एक्सेस एंड PCOS सोसाइटी, उन्होंने एक और क्राइटेरिया जो कंसेंसस से सबने अडॉप्ट किया, उन्होंने निकाला कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी प्लस अगर अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरी आ जाती है तो और हाइपर एंड्रोजनिज्म डेफिनेट है, मतलब हिर्सुटिज्म एंड एक्ने दे आर डेफिनेट, तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं बाय एक्सक्लूडिंग अदर इटियोलॉजीज. सो अब जो हिर्सुटिज्म है, जो मैंने आपको बताया हाइपर एंड्रोजनिज्म है, हाइपर एंड्रोजनिज्म को हमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास स्केल्स हैं, स्कोर्स हैं, जो जिनको हम यूज करके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट से कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा. सो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्वेश्चनेयर है, PCOS-Q, a reliable instrument for measuring the health related quality women with polycystic ovarian syndrome. एक्ने ग्लोबल सिवियरिटी स्केल से हम उसका एक्ने का रिस्पॉन्स हम नोट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद क्या असर हो रहा है, एंड इट इज एन एक्सेप्टेबल ग्लोबल असेसमेंट स्केल. एंड हिर्सुटिज्म के लिए भी हमारे पास स्केल्स हैं, जैसे कि मॉडिफाइड फेरीमैन गाल्वे विजुअल स्कोरिंग मेथड, वो यूज किया जाता है इनको हाइपर एंड्रोजनिज्म को क्वांटिफाई करने के लिए कि भाई कितने लेवल का था एट बेसलाइन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट क्या स्कोरिंग रह गई है.
So these scales, they are important for diagnosis as well as for evaluation and assessment of PCOS. Now मैंने पहले कहा that अल्ट्रासाउंड में PCO मॉर्फोलॉजी मतलब ओवरीज कैसी दिखनी चाहिए. अब क्या है कि हम लोग जो है देखा कि हाँ रिपोर्ट देख ली, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास पेशेंट आया, उसने रिपोर्ट देख ली कि हाँ उसमें तो क्लिनिकली कोरिलेट लिख के कि इट मे बी क्लिनिकली कोरिलेटेड, बाकी जो है सिम्टम जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स हैं दे आर सजेस्टिव ऑफ PCO मॉर्फोलॉजी. नाउ PCO मॉर्फोलॉजी क्या होती है? This is one of the core component of Rotterdam criteria जो मैंने पहले आपसे बात की, और Rotterdam criteria is universally accepted criteria for diagnosis of PCOS. Now इसमें क्या है कि PCO morphology में क्या होना चाहिए कि 12 or more follicles in abdominal ultrasound, मतलब दो तरह से हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. In unmarried females जो बच्चे हैं 18, 19, 20 इयर्स की एज के हैं, उनका हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. जो मैरिड नहीं है बिकॉज दे हैव एन इंटैक्ट हाइमन, तो दे उसमें 12 अगर फॉलिकल्स 12 या 12 से ज्यादा फॉलिकल्स हमें देखने मिलते हैं तो हम उसको PCOS डायग्नोज कर सकते हैं. लेकिन ये फॉलिकल्स दे शुड नॉट इंक्लूड कॉर्पस ल्यूटियम और डोमिनेंट ओवेरियन फॉलिकल. एंड ओवेरियन वॉल्यूम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 ml. तब हम डायग्नोज करेंगे कि ये PCO मॉर्फोलॉजी है. फिर सेकेंडली इन मैरिड विमेन हम क्या करते हैं, हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं बिकॉज एथिकली हम अनमैरिड गर्ल्स में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते. तो मैरिड विमेन में हम अगर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 20 या मोर ओवेरियन फॉलिकल्स अगर मिलते हैं हमें तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि PCOS है लेडी को. नाउ these again should not include corpus luteum or dominant ovarian follicle. Next. So this is the polycystic ovary morphology, PCOM. This is called, मैंने आपको पहले बताया, the 12 or more follicles, 2 to 9 mm per ovary, and ovarian volume more than 10 ml, and FNOP criteria more than 20 with use of transvaginal ultrasound. इसमें एक एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोजिंग वेरियस एलिमेंट्स, लेकिन एंटी मुलेरियन हार्मोन इसमें एक्सेप्टेबल नहीं. नाउ हम कैसे इसको डायग्नोज करें ड्यूरिंग एडोलेसेंस? मिनार्की में हम नहीं कर सकते, अनेबल टू डायग्नोज PCOS. फर्स्ट ईयर पोस्ट मिनार्की में it is at the borderline. सेकेंड ईयर में डायग्नोज करें PCOS अगर लड़की को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं मोर देन 90 डेज, बीच में के बाद कोई भी साइकिल आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लेस देन 21, मोर देन 45 डेज, प्राइमरी एमेनोरिया 3 इयर्स पोस्ट मिनार्की. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 साल तक हम वेट करते हैं प्यूबर्टी के बाद, मिनार्की के बाद 3 साल तक हम वेट करते हैं. लेकिन अगर उसके बाद भी प्राइमरी एमेनोरिया रहता है तो हमें फिर उसको उसके इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर देने चाहिए. एंड थर्ड ईयर पोस्ट मिनार्की एंड अंटिल 9 years ऑफ एज हम तब डायग्नोज करते हैं अगर वही इरेगुलर साइकिल्स हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, क्लिनिकल एंड और बायोकेमिकल पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर रहे. ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की मैं बात कर चुकी हूँ, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे सर. नाउ दिस इज द PCOS phenotype. नाउ phenotypes मींस किस तरह के अपीयरेंस हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज हो सकती है. तो इसको हमने 4 चीजों में, हमने नहीं मतलब कंसेंसस से ही 4 टाइप्स में फिनोटाइप्स को डिवाइड किया है. फिनोटाइप ए होता है क्लासिक PCOS. इसमें क्रॉनिक एंड ओव्यूलेशन
जो मैंने पहले बताया कि अंडा नहीं बनता है, बस फॉलिकल्स ही बनते रहते हैं। क्रॉनिक ओलिगो और एन ओव्यूलेशन भी इसमें है, हाइपर एंड्रोजनिज्म भी इसमें है, एंड पीसीओ मॉर्फोलॉजी भी इसमें है। दिस इज द क्लासिक पीसीओएस। ओके, ये अगर ये तीनों मिले तो दैट इज फिनोटाइप ए, एंड दिस इज द सिवियरेस्ट फॉर्म। ओके, फिनोटाइप बी में क्या होगा? क्रॉनिक एन्युबुलेशन होगी एंड हाइपर एंड्रोजनिज्म होगा। दिस इज स्लाइटली लेस सिवियर। थर्ड इज फिनोटाइप सी, इसमें भी हाइपर एंड्रोजनिज्म है एंड पीसीओ मॉर्फोलॉजी है। दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी पीसीओएस। क्योंकि इसको क्यों हम कहते हैं ओव्यूलेटरी पीसीओएस? क्योंकि इसमें एन ओव्यूलेशन नहीं है, तो पीरियड्स रेगुलर आ रहे। दिस इज फिनोटाइप सी, एंड द मोस्ट माइल्डर फॉर्म इज फिनोटाइप डी। इसमें क्या होता है? क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन है, लेकिन इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म नहीं है और पीसीओ मॉर्फोलॉजी है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन हाइपर एंड्रोजेनिक पीसीओएस। ठीक है। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नाउ पीसीओएस इज ऑफन मिसडायग्नोज्ड। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पीसीओएस को हमें डायग्नोज करना चाहिए एक्सक्लूजन से। व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, तो आपको रैपिड वेट गेन के साथ आ रहा है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ ग्रेट मिमिकर ऑफ पीसीओएस। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पीसीओएस में आप डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हाइपोथायरॉयडिज्म आपको सबसे पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, विच इज ऑफन इग्नोर्ड। ये ट्यूमर्स होते हैं पिट्यूटरी के, जो एक्सेसिव प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते हैं, एंड दे आर द कॉज ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म, एंड देयरफॉर उसको भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। नाउ नॉन क्लासिक और लेट ऑनसेट कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया, इसको हम CAH बोलते हैं, इसको भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा। एंड रेयरली adrenal ovarian tumors which are androgen secreting and have marked hirsutism. So इन चारों को आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, एंड इसके लिए हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे? थायराइड को एक्सक्लूड करने के लिए, विच इज द मोस्ट कॉमन मिमिकर, उसके लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेंगे। ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मैंने बताया, उसमें हम सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कर लेंगे। एंड फॉर नॉन क्लासिक कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया को भी रूल आउट करने के लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड एज 17 OHP. Okay, so this we do, and appropriate lab tests to rule out Cushing syndrome, rapid weight gain, क्योंकि adrenal tumors होंगे तो उससे Cushing syndrome भी हो सकता है, weight gain तो होगा ही होगा, moon like facies होगी जिसको हम Cushingoid face भी कहते हैं, and ultrasound जिसमें जो कि abdominal या transvaginal हो, depending upon whether the girl is married or not. Now differential diagnosis में अगर 3 महीने तक नहीं आए हैं मेंसेस, तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करके रूल आउट करना पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने बता दिया, उसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करके करेंगे। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में प्रोलैक्टिन करेंगे। लेट ऑनसेट कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया में है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन करेंगे। ओवेरियन ट्यूमर में टोटल टेस्टोस्टेरोन करेंगे। हाइपरथिकोसिस में अगेन हम टोटल टेस्टोस्टेरोन करेंगे। एड्रीनल ट्यूमर्स को हम रूल आउट करने के लिए डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन सल्फेट, DIA जिसको बोलते हैं, वो हम करेंगे। एंड कुशिंग सिंड्रोम में हम 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल करेंगे। साथ साथ हम FSH, LH, फ्री एस्ट्राडायोल, fasting insulin, because if we are suspecting diabetes along with it because of insulin resistance, तो हम फास्टिंग ग्लूकोज भी करेंगे और इंसुलिन भी करेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड लेप्रोस्कोपी में मिलेगी हमें ऑयस्टर ओवरीज। अल्ट्रासाउंड में हमें नेकलेस और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस भी मिलती है। नाउ ये हमने सब कुछ सीख लिया।
कि क्या तो रेड फ्लैग साइंस हैं, पीसीओएस क्या होता है, इसकी टियोलॉजी हम नहीं जानते हैं एग्जैक्ट, लेकिन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स और द और व्हिच लीड टू पीसीओएस वो हमने सीखा सब। एंड हमने इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखे, हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस देखी, एंड we took the differential diagnosis also. Now अब रोड मैप क्या है मैनेज करने का पीसीओएस को? पीसीओएस हमारा एंडोक्राइन इशू है, हम पहले बता चुके हैं, एंड इसकी प्रेवलेंस स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, एंड हमें जानना चाहिए कि इसको हम कैसे कंट्रोल और प्रिवेंट करें, उसके मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस को क्या होते हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट करें। अब जैसे मैंने पहले कहा कि दिस इज अ परफेक्ट कंडीशन टू ट्रीट विद होम्योपैथी बिकॉज नो टू पेशेंट्स आर सेम। हमने फिनोटाइप्स के 4 टाइप्स देखे, एंड इन होम्योपैथी वी बिलीव दैट नो टू पेशेंट्स आर सेम, and this fact is being recognized and advocated by mainstream medicine practitioners too, and a tailor-made treatment module for each patient needs to be worked out, which includes therapeutic intervention, counseling for anxiety and depression arising out of negative body image due to weight gain, hirsutism and acne, and an effective plan for nutrition. And उनको sensitize भी करना है about lifestyle modification, about weight reduction, that has a great bearing on the management of PCOS. अब कैसे करना है ये अब हम जानेंगे, 3-4 स्लाइड्स बची हैं। Now management considerations में हमें क्या करना है? सबसे पहले lifestyle modification and weight management combined, जो conventional system में वो क्या करते हैं कि वो oral contraceptives देते हैं combined, they give anti-androgens, they give metformin to control शुगर, एंटी एंड्रोजेंस वो देते हैं इसके हर्सुटिज्म के लिए, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए, डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सिस्टिक एक्ने, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी एंड लॉन्ग टर्म केयर। नाउ हमारे मैनेजमेंट कंसर्न्स क्या होने चाहिए? इसमें न्यूट्रिशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। We should advise the patient a tailor-made diet, especially for PCOS. क्यों? क्योंकि अगर उसको डायबिटीज है तो restriction of carbs, अगर dyslipidemia develop हो रहा है तो restriction of fats. It has been seen that 67 to 85% women with PCOS and obesity are generally deficient in vitamin D. Now, studies they have shown that vitamin D deficiency is a risk factor for developing insulin resistance, and this is a core component of PCOS and dyslipidemia, which in turn predispose to diabetes and hypertension. तो studies ये show करते हैं कि insulin, triglyceride and cholesterol levels they improved in overweight PCOS patients who took vitamin D for 8 weeks. So now I want to emphasize the importance of vitamin D because vitamin D deficiency एक risk factor है for developing insulin resistance, which is the core component of PCOS. ठीक है ना? तो इसके लिए patient को vitamin D जरूर देना है, and calcium also, because calcium and vitamin D they both help reduce the blood pressure, because ultimately dyslipidemia की वजह से cardiovascular disease होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, hypertension होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो calcium, vitamin D as supplements जरूर अपने patient को दें। Next slide please. Now management concerns हमारे क्या हैं? The cornerstone of management is based on primary concerns. हमें उसके hirsutism को treat करना है because that is giving anxiety to the patient. Menstrual irregularity को ठीक करना है, उसकी fertility को improve करना है, pregnancy because हमने studies में ये देखा है कि weight gain जो होता है pregnancy में, अगर PCOS से suffering women को pregnancy हो जाती है तो उसमें उसका abnormal weight gain होता है during pregnancy. And again, she is, liable to develop gestational diabetes क्योंकि obesity और diabetes का तो direct link है। तो इसलिए avoidance of weight gain कि अगर तुम pregnant हो जाते हो तो अपना weight को थोड़ा सा moderation में रखना, don't gain so much of weight, otherwise you will develop gestational diabetes.
Then obesity, 60 to 80% women with PCOS, and it aggravates both reproductive and metabolic dysfunction. And metabolic concerns like diabetes, hypertension, and CVD, ये हमारे management के concern रहेंगे. Now homeopathic treatment पे हम आते हैं. Since PCOS is a complicated multi-system endocrine disorder, it warrants a long-term care and long-term doctor-patient relationship and association. उसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपके साथ जुड़े रहना पड़ेगा, so that you can prescribe different medicines as per the condition, as per the requirement, as per the status of her presentation. Then it is a deep-rooted disease with a hormonal background and a varied presentation of different phenotypes. जो हमने 4 phenotypes आपको बताए. It affects all spheres of a woman's life from adolescence to menopause. तो इसलिए हमें उसका पूरा reproductive life, perimenopause, postmenopause तक उस patient को follow करना चाहिए. No two patients of PCOS are alike, and this fact is recognized by conventional system. I've already talked about it. And PCOS एक ऐसी condition है कि we cannot work out a group of medicines for this complex ailment, but we need to adopt a holistic approach to work out a simillimum based on the totality of symptoms. Individualization, that is the core component with which we can work out tailor-made therapeutic regimen for each patient with PCOS. Miasmatic diagnosis is the key with which we can unlock the underlying layers of miasm and treat them with appropriate anti-miasmatic medicines. Now, जब भी हम treat करते हैं किसी patient को और उसकी हम पूरी history लेते हैं, तो इसमें देखा गया है कि जो PCOS के cases हैं, they have responded very well. I have recently published a review on PCOS जो मैंने आपको first bullet के नीचे दिखाया है. It is available, it has been published online ahead of print, and it is available at https://www.eurekaselect.com, article 131448. It is by Bentham, and इसमें हमने एक review publish किया है. I've co-authored it with 3 more authors, and उसमें हमने जब review किया तो हमने ये पाया that जितने भी अभी studies publish हुए हैं peer reviewed journals में, चाहे वो control trials हों, चाहे वो case reports हों, चाहे वो case series हों, तो उसमें जो predominant medicines जो उभर के आई हैं, जो कि which have been found effective in the treatment of PCOS, they are Pulsatilla, Natamur, Calcarea carb holds a very top position, Lycopodium, Sepia, Phosphorus, China, Nux vomica, Sulfur, Apis, Euphorhinum, and Natamur. Thuja occidentalis, carcinosin, and lachesis, they have also proved beneficial in various studies conducted from time to time by homeopathic researchers, and they act as anti-miasmatic medicines, especially, thuja and carcinosin. So they act as anti-miasmatic medicines, and keeping in view the anxiety and depression that the patients they feel, we can also think of other medicines, which deal if the anxiety and depression is predominant. Now, in a case report, यही हमने अपने review में भी publish किया है, sycamore seed, a rare homeopathic medicine that also helped the patient with PCOS become pregnant within 3 months of treatment. So this is about homeopathic treatment कि हमें पूरी case history लेनी है, उनको एक tailor-made, customized treatment advice करना है, जिसमें medical nutrition therapy, जिसमें exercise, जिसमें weight कैसे हमें lose करना है. Nutrition is very important. Vitamin D and calcium का role मैंने already आपको बताया है. So
what is the use of research if we don't inculcate that in our practice? तो विटामिन डी एंड कैल्शियम आप जरूर अपने पेशेंट को दें, उनको न्यूट्रिशनल एडवाइस दें, beside homeopathic treatment, which should be customized, tailor-made, and appropriate. So with this, I thank you for a patient hearing. I hope that this presentation was useful to you, and I of course wait for the feedback from you. Thank you so much.